नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों आज फिर से हाजिर हूं एक मोटिवेशन से भरी हुई स्टोरी लेकर के। और दोस्तों स्टोरी देख करके इंस्पिरेशन तो जाग जाएगी मन में। दोस्तों ये कहानी है एक लेखक की जिनका नाम है मधुकांत, जिन्होंने हरियाणा से लेकर के पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम रोशन किया, हमारी संस्कृति का नाम रोशन किया। हालांकि ये एक बनियों की फैमिली से थे और बनियों की फैमिली में क्या होता है दोस्तों, धंधा करना, बिजनेस करना। लेकिन ये साहित्य के सफर पर कैसे चल पड़े। और दोस्तों इनका एक गहरा नाता है रक्तदान से, ब्लड डोनेशन से। ये अपनी बीमारी के बहाने लगा करके रक्तदान कैंप में सेवा करने के लिए जाया करते थे। तो दोस्तों बहुत से ऐसे किस्से हैं इनके बारे में, सबके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात कराऊंगा हरियाणा के मशहूर साहित्यकार जिन्होंने लगभग 200 किताबें लिख डाली हैं, श्रीमान मधुकांत जी से। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा की आन बान शान, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन किया, डॉक्टर अनूप बंसल जी। और इनका नाम है मधुकांत जी। तो सर सबसे पहले ये स्टोरी मैं जानना चाहूंगा कि अनूप बंसल से मधुकांत कैसे बन गए। बचपन में जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक हुआ, और इन दोनों एक प्रचलन था कि मूल नाम जो था उसके साथ उपनाम जोड़ दिया जाता था। जैसे सर ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसी प्रकार हमने भी देखा देखी अपने नाम के साथ अनूप बंसल के साथ मधुकांत नाम का जोड़ दिया, जो कि मेरा साहित्यिक नाम बन गया मधुकांत। और मधुकांत साहित्य नाम इतना प्रचलित हुआ कि उन्होंने मधुकांत को पीछे छोड़ दिया, अनूप बंसल को पीछे छोड़ दिया जी। और कोई किस्सा भी है सर इसके साथ कि पहले कुछ और था और फिर ये चेंज हुआ? हाँ, ऐसा हुआ कि जिन दिनों लिखने का विद्यालय में शौक पैदा हुआ तो हम लिखते थे अनूप बंसल मधुर जी नाम से। मधुर नाम सबसे पहले चुनाव किया था। और हमारे एक मित्र थे, लंगोटिया मित्र, मधुदीप बाद में नाम हुआ उनका, तो वो लिखते थे महावीर गोयल दीपक। तो मधुर और दीपक को मिलाकर के एक दिन बैठे बैठे हमने मधुदीप बना दिया जी। और साहित्य सर्जन संयुक्त नाम से, मधुदीप नाम से लिखना चालू कर दिया। उस मधुदीप नाम से हमारे 5-6 उपन्यास प्रकाशित हुए, कहानी, नाटक, कविताएं, बहुत सारा सामान प्रकाशित हुआ। और साहित्य में एक चर्चा जैसे फैलने लगी साहित्य जगत में कि मधुदीप कौन है। और कई बार तो ये कहते, वो भी कहता मधुदीप मैं हूँ, मैं भी कहता, तो दूसरे आदमी आश्चर्य से और संशय से देखते थे। तो हमने बैठ के चर्चा की कि भाई ये साहित्य सर्जन तो व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत विचार होते हैं, इसमें संयुक्त रूप से कार्य नहीं किया जा सकता। तब हमने बैठ के विचार विमर्श किया। तो हमने कहा भाई मधुदीप बनो आप, और हम अपना एक नया नाम सृजित करके नए नाम से लिखना चालू करते हैं। तो मधुदीप का नाम और सारा साहित्य हमने उनको भेंट कर दिया अपने मित्र को, और फिर नए नाम मधुकांत के नाम से हमने साहित्य सर्जन शुरू कर दिया। फिर बाद का साहित्य हमारा सारा मधुकांत नाम से प्रकाशित हुआ। घनिष्ठ मित्रता थी आपकी जो सारा कुछ उठा करके सौंप दिया आपने। हाँ, वो बहुत गहरी मित्र थी, उस पर हमें गर्व भी है। वो बाद में थोड़ा बहुत लिखते भी रहे, लेकिन फिर प्रकाशन में वो चले गए, दिशा प्रकाशन चालू किया, प्रकाशन में चले गए, क्योंकि उनका थोड़ा सा व्यापारिक दिमाग था जी। हमारा लिखने का नशा था, इसलिए हम मधुकांत बन के साहित्य सर्जन करते रहे, वो प्रकाशन करते रहे। सर 200 के लगभग आपने किताबें लिख डाली जी। 76 वर्ष की आपकी उम्र है आज भी वही युवा वाला जोश है, वही चीज है, उसी निष्ठा से आज भी आप लिख देते हैं चीजों को। अपनी कलम की जो आपकी ताकत है उसको आज भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे है चीज? देखो, बचपन से हमने सामाजिक सरोकारों के ऊपर ज़्यादा केंद्रित विषय रहे हैं हमारे लेखन में, और समाज की कुरीतियों से उठा करके
प्रारंभिक अवस्था में तो हमने उनके समाधान देने की कोशिश की है अपने लेखन के माध्यम से, और उसके बाद स्वैच्छिक रक्तदान से जब जुड़े हम, और स्वैच्छिक रक्तदान पे हमने जब साहित्य सर्जन शुरू किया, तो दोनों काम ऐसे थे बड़े ऊर्जावान, साहित्य और रक्तदान दोनों सदैव आदमी को बहुत उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। तो हमारा ये एक प्रकार से इसी प्रकार से जीवन में युवापन बना रहता है। सर 20 किताबें आपने जो हैं रक्तदान पर भी लिख दी हैं जी। ये क्या कहानी है कि रक्तदान से इतना प्रेम उमड़ के आया? जब 50 साल की उम्र हुई तो रक्तदान का ख्याल आया कि ये भी बहुत बढ़िया काम है। फिर गांव से शुरू करके रक्तदान शिविर लगाना, और प्रत्येक गांव में, क्योंकि उन दिनों बड़ा कठिन था रक्तदान का कार्य, ये 2012-13 की बात थी, गांव में लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन बड़े आनंद भी आता था जब किसी मिशन को लेके चलो। तो हर गांव में कैंप लगाया, और फिर उसके बाद रक्तदान का काम बढ़ गया। फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली गई, 60 साल के बाद डॉक्टर ने भी कहा कि आप रक्तदान नहीं कर सकते। एक दो बार झूठ सच बोल के भी किया, लेकिन फिर डॉक्टर ने समझाया कि आप रक्तदान नहीं कर सकते, अब उस रक्त का उपयोग भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है अब रक्तदान करने की। जी। तब हमने सोचा कि अब क्या करें, नशा तो उतरा नहीं रक्तदान का। फिर हमने रक्तदान पे पुस्तकें लिखनी चालू कर दी, और ये साहित्य सर्जन से इतनी रक्तदान में जागरूकता आई कि मैंने भी कविताएं लिखी, लोग सब कविता लिख के लाए, लोगों ने गाई, मंचों पे गाई। तो उससे रक्तदान का इतना प्रचार प्रसार हो गया कि कवियों ने भी रक्तदान किया और उनके सुनने वाले श्रोताओं ने भी रक्तदान किया। हर कार्य में रक्तदान की चर्चा होने लगी। तो इस प्रकार से रक्तदान का काम और साहित्य सर्जन का काम बढ़ता चला गया। सर रक्तदान से जुड़ा एक आपका निजी किस्सा भी है। आप बहाने लगा लगा के कैंपों में जाया करते थे। घर वाले, अक्सर दोस्तों ऐसा होता है जो व्यक्ति समाज सेवा से जुड़ा हुआ है या सामाजिक काम कर रहा है, तो घर वाले देखने लगते हैं, भाई 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, और श्रीमती जी भी कहती हैं भाई शादी मुझसे की है लेकिन सेवा जो है जाकर के आप रक्तदाताओं की कर रहे हो। तो वो समस्याएं सर आती हैं, तो वो कैसे किस्सा रहा सर? देखो ऐसा होता है, जब स्कूल का विद्यार्थी होता है ना, और उसको स्कूल नहीं जाना होता किसी कारण से, तो वो बहुत से बहाने करता है कि भाई किसी तरह स्कूल से बचा जाए, झूठ बोलता है और करता। तो हमने जब देखा कि भाई परिवार वाले पसंद नहीं करते रोज़ रोज़ कैंपों में जाओ, रोज़ कैंप लगाओ, तो उनकी नज़रें बता देती हैं, तो हमने थोड़ा सा बहाना करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने रक्तदान कैंप में जाना, और तो श्रीमती जी से कहा कि भाई हमारे पेट में ज़रा दर्द है जी, डॉक्टर के दिखाया। अब डॉक्टर हमारे मित्र, वो भी रक्तदान की सेवा करने वाले, हमने कहा भाई हम दिखा करते हैं। हम चले गए उनके पास, वो तो पहले से तैयार थे, वो तो स्कूटर उठा के हम ब्लड डोनेशन कैंप में चले गए, और रक्तदान का काम वहाँ चालू था ही और तेज़ी से चलवा दिया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो श्रीमती जी का फ़ोन आ गया। तो एक बार तो हमने काटा, फिर दोबारा से अटेंड किया कि भाई आप आ जाओ, कोई मिलने वाला आया हुआ है आपसे। हमने कहा डॉक्टर के पास भीड़ बहुत है, तो जैसे ही पेशेंट ख़त्म हो गए मैं आता हूँ, तुम उनको बिठा लो। तो डॉक्टर साहब फिर भी हमें, क्योंकि दूसरे गांव में कैंप लगा था, धीरे धीरे उनको जिम्मेवारियां सौंप के दूसरों को फिर स्कूटर पे आए। इस बीच श्रीमती जी ने डॉक्टर साहब की, श्रीमती जी भी क्लिनिक पे बैठती थी, तो उनके पास फ़ोन लगा लिया कि बंसल जी को भाई देख दाख के भेज दो, उनको पेट में दर्द था, कोई मिलने वाला आया हुआ है। तो उसने कहा आप तो डॉक्टर साहब को, बंसल जी को कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब ही गायब हैं क्लिनिक से, 1 घंटा हो गया उनको। तो उनकी समझ में तो आ गया कि कुछ न कुछ किसी कैंप में गए हैं। फिर हम जब घर पे लौट के आए तो वो भी मुस्कराए, हम भी झूठ बोलने के लिए शर्माए, और बैठे बैठे कहा कि आप झूठ बोल के मत जाया करो, कोई मित्र आपका मिलने आया था, हमने बहुत देर बिठाया और फिर वो चला भी गया। और मैंने कहा भाई रोज़ रोज़ जाएंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। कहता हम गुस्सा छोड़ देंगे, आप सच बता के जाया करो कहाँ जा रहे। तब से फिर हमने ब्लड डोनेशन कैंप में जाने से झूठ नहीं बोला। नेक काम में झूठ बोला, लेकिन आपने, इसमें तो कोई बुराई नहीं,
खैर आगे बढ़ते हैं। एक उम्र का तजुर्बा है सर आपका 76 वर्षों का, और बहुत कुछ आपने देखा है। एक वो जमाना था सर और एक ये जमाना है। उस समय किताबों में जो है दृश्य ऐसे कर दिए जाते थे, जैसे आज फिल्म देखता है कोई व्यक्ति तो उपन्यास ऐसे होते थे कि किसी के चलने की आहट, हवा की सरसराहट, इस तरह से खो जाया करता था पाठक। या हम ये कह सकते हैं कोई और माध्यम नहीं था, किताबें या उपन्यास ही जो है उस समय माध्यम हुआ करते थे। उसका एक इम्पैक्ट पड़ता था पढ़ने वालों पर भी। आज क्या सोशल मीडिया हो गया, फोन हो गए, डिजिटलाइजेशन, इन्होंने बदल दिया है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उन चीजों पर? ये उन दिनों का पाठक भी और लेखक भी दोनों बड़े आत्मसात करते थे एक दूसरे से, क्योंकि लेखक जो था वो भी बड़ी शांति से साहित्य की रचना करता था और बड़ा संवेदनशील होता था। आज ना साहित्यकार इतना संवेदनशील है, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन की, और ना पाठक इतना संवेदनशील है। तो संवेदनशीलता जो है पहले वाली वो बहुत क्षीण हो गई है, बहुत घट गई है। और अब तो क्योंकि मनोरंजन के साधन पाठक के सामने बहुत आ गए हैं, दृश्य आ गए हैं, अब पढ़ने में जो साहित्यकार के साथ, रचना के साथ पाठक जुड़ता था वो आज इतना नहीं जुड़ पाता, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, मनोरंजन के दूसरे साधन है। और जो डिजिटल मीडिया आ गया है इससे तो और स्वरूप बदल गया है। अब साहित्य को भी डिजिटलाइजेशन होकर के छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका पाठक ज़्यादा है। पुराने साहित्य का पाठक कमज़ोर हुआ है निश्चित रूप से। उपन्यास आदि कोई नहीं पढ़ता, लघु कथा, लघु कविता आदि, लघु व्यंग आदि का प्रचलन बढ़ गया है। छापने वाला भी उसको ज़्यादा छापता है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम लेता है, और पढ़ने वाला भी चाहता है कि छोटी सी रचना, क्योंकि पाठक भी बड़ा समझदार हो गया, वो छोटी और लघु रचना को बहुत जल्दी से पढ़ के अपना समझ लेता है। जी, वो छोटी रचनाओं की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी है कि शॉर्ट्स देखते हैं लोग आजकल, रील्स देखते हैं लोग, तो सेम इसमें भी आ गया है, साहित्य में भी छोटा चाहिए। पर मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक गहराई से किसी चीज को नहीं पढ़ा जाएगा तो 2 लाइनों में किसी चीज को कह देना तो आसान नहीं। आप क्या सहमत हैं इस चीज से? हाँ, मैं इस चीज से सहमत हूँ, क्योंकि जितनी चीज छोटी होती है उसके अंदर बहुत सारा विस्तार छुपा हुआ होता है। जैसे अणु है, परमाणु है, कितने शक्तिशाली हैं और बहुत छोटे हैं। इसी तरह रचना भी कई बार बहुत छोटी होती है और उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता होती है, पाठक को इतना गहराई से जोड़ लेता है कि उसकी गहराई को, व्यापक अर्थ को पाठक समझ के बहुत विस्तार से उसको समझ लेता है। क्योंकि पाठक भी तो बहुत समझदार और ज़्यादा चीज़ें वो वर्णन वगैरह नहीं उसको देख पाता, वो समझ के अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा व्यापक रूप में उसको फैला करके वो स्वयं उसका आनंद फिर ढूंढ लेता है। हम जब पढ़ा करते थे तो वो एक ऐसे दिया जाता था या कविता की 4 लाइनें, उसके पहले व्याख्या लिखी जाती थी, फिर भावार्थ उसका लिखा जाता था, इस तरह से होता था। अब वो चीज़ें नहीं रही भाई, 4 लाइनों को और 20 लाइनों में एक्सप्लेन करना, उनके मतलब निकाल करके समझाना। आप क्या समझते हैं, वो सही था या आज की जो तेजी से 1 मिनट में देखे जाने वाली 10 रील्स सही हैं? देखो, स्कूल जीवन में तो बालक को क्योंकि कविता समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार से सरलार्थ, भावार्थ अध्यापक को समझाना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे वो भविष्य में परिपक्व होता है तो स्वयं उसको समझने लगता है, अपनी उसकी भाषा का विकास होता है, तब उसको विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो खुद उसका भाव समझ के विस्तृत रूप से उसको समझ लेता है। जी सर, एक किस्सा है आपका, राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए एक प्लानिंग करी आपने और अपने मित्रों के साथ मिलकर के एक प्लानिंग की गई और फिर एक पुस्तक का भी लोकार्पण जो है आपने उनके हाथों करवाया। वो किस्सा मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर बताएं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति
शंकर दयाल शर्मा जी बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी थे। हमारी माता इंदिरा सोपन जी, जिनकी 130 पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनकी नई पुस्तक आई थी स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ के चरित्र पर उन्होंने उपन्यास का सृजन किया था। चारित्रिक उपन्यास था। हमारे एक संपर्क के व्यक्ति वहाँ कार्य करते थे राष्ट्रपति भवन में। एक बच्चे के पेरेंट्स थे। उनसे हमने चर्चा की, भाई इस पुस्तक का हम लोकार्पण राष्ट्रपति जी से कराना चाहते हैं। उन्होंने, था तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे रूपरेखा उन्होंने बताई कि आप ऐसे ऐसे करो पूरी प्रक्रिया, और संभवतः पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम बन जाए। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकारों से बहुत प्रेम करते थे शंकर दयाल शर्मा जी। तो हमने रूपरेखा बना के 4 आदमी, 2 स्वतंत्रता सेनानी हमारे मित्र थे और एक उनका फादर था, और हम 2 साहित्यकार मिलके 4-5 आदमी वहाँ चले गए। उसने सारी रूपरेखा रख करके शर्मा जी से बता करके कि भाई हरियाणा से आए हैं, प्रज्ञा साहित्यिक मंच से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कहाँ हैं? उनका जी बाहर बहुत समय से इंतज़ार करे, बुलाओ। हमको बुलाया तो उन्होंने कहा अरे कहाँ, क्या कार्यक्रम है? बड़ा सीधा सीधा हमने हाथ पैर जोड़े, उनके पैर छुए। उनका कहा क्या कार्यक्रम? मैंने कहा जी हमारा एक प्रज्ञा साहित्यिक मंच है सापला में, और एक पुस्तक का लोकार्पण है, आपके हाथ से लोकार्पण कराना चाहते। बोले कहाँ है सापला? मैंने कहा जी रोहतक ज़िले में। भाई रोहतक कहाँ है? हरियाणा में है सर जी। तो बोले अरे तुम भावड़े हो क्या, मुझे बुलाने आए हो? और छोटी सी जगह में मैं जाता हूँ तो बहुत सारा तंत्र हिल जाता है। तुम ऐसा करो कि पुस्तक अपनी ले आओ और यहीं लोकार्पण करा लो, और चाहोगे तो जलपान भी तुम्हारा यहीं हो जाएगा। साहित्यकारों के पास कुछ पैसा वैसा होता नहीं है, मुझे सब मालूम है, आप आ जाना, यहीं कर देंगे। और उस पीए से कहा कि भाई अगर इनको टाइम वाइम देख के शूट करके इनको टाइम दे देना, अगर इनकी सलाह हो जाए। पीए ने, वो चले गए। पीए ने कहा भाई आपका तो बहुत अच्छा काम हो गया, अब आप अपना पुस्तक ले आओ, कुछ जो साथी जितने हो बता देना, हमें आ जाना, और पुस्तक का लोकार्पण बढ़िया तरीके से यहाँ हो जाएगा, आधा पौना घंटा लगेगा। पुस्तक चले गए, हम लोग माला फूल माला स्वागत करने के लिए लेके गए, और हमारे 40 के करीब मेंबर थे प्रज्ञा साहित्यिक मंच के, वो सब गए अपना बैनर लेके, और 2-2.5 घंटे तक हमारे साथ बैठ के चर्चा और भाषण और उद्बोधन करते रहे। और स्वामी राम तीर्थ पर उन्होंने उपन्यास के अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें बताई। उपन्यास, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उपन्यास पढ़ रखा था, उसकी बहुत बारीकियों पर उन्होंने चित्रण किया। तो वो एक बहुत सुखद अनुभूति थी हमारे लिए, वहाँ पर पुस्तक का लोकार्पण होना, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात रही। जी सर, ये किस्सा क्या था कि वो वहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़े होने की क्या प्लानिंग थी? पहले इस तरह का तामझाम और सिक्योरिटी और वो बातें नहीं होती थी। बड़े सरल स्वभाव से आदमी चले जाते थे। उस पेरेंट्स जो था, उस बच्चे का फादर था, उसने हमें समझा रखा था। हम लोग चले गए। उन्होंने कहा जी हरियाणा से आए हैं कुछ लोग और मिलना चाहते हैं। पहले ना इतना टाइम की सेटिंग थी और थी, तो उन्होंने बुला लिया था। तो इस प्रकार से हमारी मुलाकात हो गई। था तो बड़ा कठिन सा लगता था तो मैं, लेकिन उनके माध्यम से और शर्मा जी के स्वभाव के कारण से वो संभव हो पाया। तो बड़ा अच्छा सरल स्वभाव। सर कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तीनों की शादी हो चुकी है। एक बेटा महाराष्ट्र में शादी हुई है, बेटी की शादी भी महाराष्ट्र में हुई है, बाकी एक बेटा हरियाणा में अपने सब अपना व्यापार करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी कोई है सर? ना ना, साहित्य का तो हमारा दूर दूर से परिवार में कोई व्यक्ति ना है, और प्रारंभिक अवस्था में तो ना कोई इसको पसंद करता था, सब व्यापारी। और ये व्यापार से बिल्कुल उल्टी चीज़ है साहित्य। जी, साहित्य लिखना ऐसे वैश्य परिवार के बीच में होकर के
साहित्य सर्जन करना बहुत ही कठिन कार्य और कांटों भरी डगर पर चलने जैसा था। हरियाणा में सर और भी ऐसे बनिए हैं जो लेखक हैं, वैसे मैंने सुने हैं जैन के प्रति तो आकर्षित रहते हैं, जैन मंदिर में जाना या मुनियों के प्रति कविता पाठन करना, पर जो मुद्दे आपने चुने हैं, रक्तदान का क्षेत्र हो या 2016 का आंदोलन हो या विभाजन की बात हो, इस तरह के मुद्दों पर क्या और भी कोई ऐसे हैं? देखो, कुछ व्यक्ति हैं तो श्री अग्रवाल समाज के जिन्होंने साहित्य की सृजना की है। हमारे एक मित्र हैं पंचकुला से, लाजपत राय गर्ग, उन्होंने 6-7 उपन्यास लिखे हैं और बहुत रिटायरमेंट के बाद लिखे हैं। इसी तरह कई साहित्यकार हैं अग्रवाल समाज से, परंतु बड़ा कठिन होता है एक व्यापारी समाज से निकल करके, क्योंकि सरस्वती का और लक्ष्मी का दोनों विरोधाभास होता है जी। और व्यापार और अग्रवाल समाज सरस्वती की, लक्ष्मी की पूजा करता है और साहित्यकार सरस्वती की करता है, तो कहीं ना कहीं टकराव बहुत चलती रहती है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में तो बड़ा मुश्किल होता है उसमें एडजस्टमेंट करना। और साहित्यकार के पास लक्ष्मी होती नहीं होती जी। सर, अब एक श्रृंगार रस में भी आपने लिखी हैं चीजें। एक उस समय का श्रृंगार रस हुआ करता था और एक आज का श्रृंगार रस है, तो क्या फर्क आ गया उस समय के कल्चर में और आज के कल्चर में? डिजिटलाइजेशन तो हर चीज में घुसा है, तो उस समय और आज के समय में क्या बदलाव आप देखते हैं? उस समय भी श्रृंगार प्रकृति का भी बहुत चित्रण होता था, सुंदर सुंदरियों का बड़ा चित्रण होता था, पहले भी होता था। अब क्योंकि तात्कालिक आदमी भोग लेना चाहता है वस्तुओं को, स्थितियों को, आज प्रेम का स्वरूप बिल्कुल पहले से भिन्न हो गया है। पहले बहुत सहज, बहुत धीरे धीरे, बहुत व्यापक रूप में और बड़ा स्निग्ध प्रेम चलता था। आज तात्कालिक उस प्रेम को ऐसे पा लेना चाहते हैं। पहले पा लेने वाली बात नहीं थी, समर्पण और त्याग की भावना प्रेम में रहती थी। तो इस प्रकार से प्रकृति का प्रेम, चाहे वो स्त्री पुरुष का प्रेम था, चाहे किसी तरह से था, वो चलता रहता था। लेकिन आज बहुत बदलाव हो गया उस प्रेम में। सर, पहले प्रेम पत्र चला करते थे, आपने भी कभी लिखा सर किसी को प्रेम पत्र? मैंने खूब प्रेम पत्र लिखे और दूसरे लोगों ने भी मुझे प्रेम पत्र लिखे जी। कई प्रेम पत्र तो ऐसे थे जैसे कॉलेज के समय में लिखते हैं जी, लड़के लड़कियों को लिखते हैं, लड़के लड़कियों को लिखते हैं। फिर हमारे पाठक इतने बढ़िया हो गए कि वो भी हमें प्रेम पत्र जैसे लगते थे, बड़े स्नेह देते थे, रचनाएं पढ़ पढ़ के प्रेम पत्र लिखते थे। तो फिर उन प्रेम पत्रों के ज़माने में, आजकल तो नहीं लिखते, आजकल तो सब व्हाट्सएप फेसबुक पे पत्र लिख देते हैं, समाचार दे देते हैं, वीडियो कॉल का ज़माना है सर, वीडियो कॉल का ज़माना है, कोई प्रेम पत्र लिखता नहीं। लेकिन उन दिनों जब प्रेम पत्र का प्रचलन था, तब हमने कुछ दोहे, कुछ शेर शायरी लिख के अपनी डायरी में छोड़ी हुई थी। वो अचानक किसी इन दिनों मेरे हाथ में लग गई डायरी। वो बड़ी संवेदनशील डायरी थी, तो मैंने उन प्रेम पत्रों को कविता में ढाल करके एक पुस्तक बनाई, भूले बिसरे प्रेम पत्र उस समय के। तो वो प्रकाशित हुई पिछले साल जी। तो उसमें सारे प्रेम पत्रों की ही कविताएं हैं, लघु कविताएं हैं उसमें 101, वो सब प्रेम पत्रों पर आधारित है। तो सर मैं चाहूँगा 2-4 पंक्तियाँ सुनाएं आप। हाँ, मैं उसमें से एक कविता सुनाता हूँ आपको। उसमें कुछ पंक्तियाँ हैं शेर शायरी की। इसका शीर्षक है अतीत हुए प्रेम पत्र। अतीत हुए प्रेम पत्र, बहुत कमसिन थे तुम्हारे प्रेम पत्र। बहुत कमसिन थे तुम्हारे प्रेम पत्र, आतिश लगा हमसे जलाए न गए। दिल में दफन पड़े थे बरसों से, दिल में दफन पड़े थे बरसों से, खाद डालकर हमसे उगाए न गए। छाया था दौर हम पर भी जवानी का, छाया था दौर हम पर भी जवानी का,
जवां आग से हमसे तपाए न गए, इश्क बदनाम हुआ हर वक्त जमाने में, इश्क बदनाम हुआ हर वक्त जमाने में, आग में दामन हमसे छुड़ाए न गए। यूँ तो 75 वर्ष के जी लिए हम भी, यूँ तो 75 के जी लिए हम भी, उनकी महफिल में नगमे गाए न गए। आज भी दफन है शोले जिगर में, जलाकर हमसे राख बनाए न गए। बहुत बीमार किए दिल वो हमारा, बहुत बीमार किए दिल वो हमारा, तुम दिल से फिर भी हटाए न गए। प्यार भरा था लबालब दिल में, उनके हिस्से हमसे लुटाए न गए। तुम्हारी चिट्ठियों को आग लगाऊं कैसे, तुम्हारी चिट्ठियों को आग लगाऊं कैसे, जिगर के टुकड़े हमसे जलाए न गए। और बहुत कमसिन थे तुम्हारे प्रेम पत्र, आतिश जला हमसे जलाए न गए। क्या बात है सर, क्या बात है। ना जलाए गए ना उगाए गए। तो ये पुस्तक थी बहुत जबरदस्त। जिसमें ये कविता प्रकाशित हुई। जी सर, 200 के लगभग किताबें हैं। कौन सी किताब ऐसी या उपन्यास या कोई कविता ऐसी रही जो दिल को ऐसी छू गई कि आज तक भी स्मरण में है और उससे एक अत्यधिक लगाव होता है कुछ चीज़ों से? हाँ, मेरा पहला उपन्यास था, क्योंकि उन दिनों बहुत संवेदनाएं भावनाएं जागृत रहती थी। उस उपन्यास का नाम था गांव की ओर। गांव की ओर का सृजन 1980 में हुआ, 82 में प्रकाशित हुआ और हरियाणा साहित्य अकादमी ने उसको पुरस्कृत किया। तो वो उपन्यास का पृष्ठभूमि ये थी कि जब मैं छोटे से गांव दुजाना से होकर के फिर सांपला, सांपले से रोहतक और रोहतक से जब दिल्ली में जाके बसा महानगर में, तो मुझे गांव की यादें बड़ी कचोटती थी। और उस कचोटती यादों में मैंने उस गांव का चित्रण करके ये उद्देश्य सामने रखा कि आज भी गांव के अंदर शहरों के अनुपात में, वैसे तो गांव भी बदले हैं, पहले से आज तक गांव भी बहुत बदल गए हैं, लेकिन फिर भी अगर शहर के अनुपात में आज भी गांव में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना बनी रहती है। इसी भावना के तहत उपन्यास गांव की ओर का जन्म हुआ। और दूसरी बात ये थी कि गांव में हमारा 80% 75% समाज गांव में रहता है, और मेरा ये मानना है कि यदि गांव का सुधार हो जाए, सरकार गांव पे केंद्रित हो जाए, तो पूरे भारत का सुधार हो सकता है। इसी भावना के तहत मैं चाहता था कि जो योग्य व्यक्ति है वो गांव में जाकर रहे, गांव में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करे। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र बाबू को लेकर के मैंने गांव में बहुत अच्छे ऐसे क्लिनिक को एस्टेब्लिश किया, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता था लोगों की। तो समस्याएं तो उसके सामने बहुत आई, लेकिन फिर भी उसने उन समस्याओं का निदान करते हुए उस गांव को, उदुजाना गांव को पूरा सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिलवाया। ये उस उपन्यास में उद्देश्य था। जी सर, महाराष्ट्र से आपका एक गहरा ताल्लुक है। बच्चे तो आपने ब्याह दिए वहां पर, बेटा बेटी दोनों, लेकिन महाराष्ट्र की किताबों में आपका एक युवा क्रांति के नाम से नाटक है, वो वहां छापा गया। तो वो क्या कहानी है? मेरा नाटक बहुत प्रचलित हुआ। उसका शीर्षक था युवा क्रांति के शोले। जी। वो स्वच्छता पे और बहुत सारी जो समाज में बुराइयां हैं, दहेज है, इस तरह से उन पे केंद्रित था। तो महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कैसे कहाँ से उन्होंने लिया और उस नाटक को छापने की परमिशन का पत्र मुझे लिखा कि हम छापना चाहते हैं और आपको ये रॉयल्टी वगैरह देंगे। तो उन्होंने छाप दिया। महाराष्ट्र की 12वीं की पुस्तक थी, +2 की, युवक भारती, उसमें उस नाटक को प्रकाशित किया। और फिर जब मैं महाराष्ट्र बच्चों से मिलने, और कई बार मेरा साहित्यिक मित्र भी बहुत बन गए महाराष्ट्र में, अकोला में,
जलगांव में मेरे मित्र थे शंकर पुणतांबेकर, वो गुजर गए। तो जब उनके पास जाता था तो बच्चे मुझसे बहुत मिलते थे कि ये वो नाटक के लेखक हैं, मधुकांत, हरियाणा से आए हैं। तो बच्चों को बड़ी जिज्ञासा होती है और बड़ा आपस में प्रेम, और फिर सवाल पूछते बच्चे तो मैं उनके जवाब देता था। तो बड़ा अच्छा वहाँ वातावरण मेरा महाराष्ट्र में रहा। सर, खाने पीने का एक फ़र्क है महाराष्ट्र में और हरियाणा में। हरियाणा को तो जैसे कहा जाता है दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा। और महाराष्ट्र में जो है एक समुद्री इलाका है, तो वहाँ मांस और मच्छी का जो है प्रयोग होता है वहाँ पर। तो वो क्या कभी एक आड़े आई चीज़? और बनियों में तो खास करके कई जगह ऐसा होता है बैंगन भी नहीं खाया जाता है। हमारा परिवार पहले तो यहीं हरियाणा में बसा हुआ था, सापला में। उसके बाद व्यापार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में गए। कोई महाराष्ट्र में चला गया, कोई मदुरई में चला गया, तमिलनाडु में चला गया, बंगाल में चले गए कुछ लोग। तो अलग अलग स्थानों पे जाके सेटल हो गए। लेकिन हम जब भी जाते थे, क्योंकि उनकी संस्कृति, सभ्यता, खान पान तो यही का होता था, तो जी। उन घरों में ही रहना होता था और हमें खाने पीने की कोई समस्या कभी आई नहीं। कभी सर जुहू चौपाटी या बीच एरियाज घूमने के लिए गए कभी उस तरफ? चले जाते हैं, फिर खाना पीना तो घर पे होता है। घूमने गए, मित्रों के साथ चले गए। साहित्यिक मित्र भी थे, बम्बई में भी एक दो बार जाना हुआ। एक कभी फिल्म की लाइन में भी जाने का मन हुआ था, लेकिन जब साथियों से कई बार चर्चा हुई तो उस चर्चा सुनकर ही हम उधर मुंह नहीं किया। फिर हमने ऐसा क्या सुना सर, थोड़ा सा बताएं। बहुत, हम लोग असल में बड़े साहित्य होने के कारण बड़े शांत तरीके से रहते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दुराव, बहुत विरोध, बहुत आपाधापी और बहुत सारा ग्लैमर, ये सारी चीज़ें हैं जो हमको, खाना पीना, नशा करना, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, पहले भी थी अब भी और ज़्यादा बढ़ी है। तो हम ये सारी चीज़ें देख करके हमने उधर मुंह नहीं किया कभी। मन को नहीं भाई चीजें। हाँ, ये सुन के ही हम दूर हो गए। जी सर, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं आज की? युवा पीढ़ी, देखो हम साहित्यकार और रक्तदान में जुड़े हुए हैं, और रक्तदान में होने के कारण युवाओं से हमारा बहुत वास्ता रहा है। क्योंकि युवाओं को मोटिवेट करना, रक्तदान के लिए लाना, और ख़ासकर पहली बार रक्तदान से जोड़ना युवा को, वो हमारा उद्देश्य था। तो युवाओं से बहुत संपर्क हुआ। युवा में आज धैर्य नहीं है, चाहे वो साहित्यकार है, चाहे आम आदमी है, चाहे पाठक है, उसमें धैर्य की कमी है। बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, वो अच्छा बुरा नहीं सोचता, शर्म, संकोच, ये सब चीज़ें उसमें कम हुई है। लज्जा नहीं करता, जो कुछ कहता है तुरंत बोल देता है दूसरे के सामने, उसका परिणाम नहीं सोचता। और आज के युवा को डर भी नहीं है किसी बात का, जो सबसे बड़ी बात है। निडर हो गया है, ना स्वयं अपने हानि से डरता है, ना दूसरे को हानि देने में डरता है। तो युवा की कई अच्छाइयाँ भी हैं, जो पहले संकोच करते थे कहने में, आज स्पष्ट कह देते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी। तो ये एक अच्छाई का पक्ष भी है। तो युवाओं को यही संदेश है भाई, धैर्य के साथ अपने उद्देश्य को सामने रख करके सतत प्रयत्न करें, कठोर प्रयत्न करें, और जो जीवन उसने विद्यार्थी काल में बिताया है, यदि उस समय उसने परिश्रम कर लिया तो आने वाला समय जो कि बहुत लंबा है, उसमें वो आनंद भोगेगा। और इस समय ये भोग विलास और आनंद में आ गया विद्यार्थी जीवन में, तो बाद का बहुत लंबा समय उसके लिए कष्टदायक होगा। उसको कैरियर पे अपना ध्यान करके सतत परिश्रम करना चाहिए। सर, प्रेम पत्रों की जो मैं बात कर रहा था, बहुत सारे आपने लिखे हैं, वो जवाब भी बहुत सारे आए हैं। तो शादी तक बात जो पहुंची वो प्रेम पत्रों के थ्रू पहुंची या अरेंज मैरिज रही? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। और उन दिनों इस तरह का प्रचलन नहीं था शादी ब्याह में। हमने तो शादी से पहले ही कभी अपनी वाइफ को देखा भी नहीं, माँ बाप ने ही तय कर दिया, वहीं शादी निश्चित हो गई। तो उस जमाने की शादी थी। आज 50 साल हो गए उस शादी को हुए भी जी। तो उस समय ऐसा नहीं होता था। और साहित्य के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी आपने, वो क्या किस्सा है? आदमी अपने जीवन पर्यंत
ऐसा चाहता है कि मैं अपने लिए भी कुछ जीऊँ। तो दिल्ली में अध्यापक का कार्य करते करते जब ये लगा कि साहित्य का नशा ज़्यादा होने लगा, तो फिर ऐसा लगा कि हम विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी साथ बैठे हैं और हमारा चिंतन दिमाग में अपनी रचनाओं के साथ साथ चलता है। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि हम ये चाहते थे कि जो मन में हो वैसा जिया भी जाए। तो इसलिए फिर नौकरी में बंधी बंधाई, सरकारी चीज़ें, बाध्यता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्वच्छंद होकर के हमारा लिखने का मन किया, तो हमने वहाँ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के फिर लेखन में और समाज सेवा के कार्यों में पूरी तरह से डूब गए। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, सभी ने अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। तो सर, कभी ऐसा मन में था शुरुआती दौर में कि भाई इतने सारे अवार्ड मैंने इकट्ठे करने हैं, या चलते गए आप अपने रास्ते पर और अवार्ड रास्ते में आते गए, मिलते गए अपने आप? ये जो पुरस्कारों का सिलसिला है ना, ये बड़ा अजीब है। ये पुरस्कारों की तरफ जब हम भागते हैं तो ये हमसे दूर भागते हैं जी, और जब इन पुरस्कारों से मुंह मोड़ देते हैं तो ये हमारी तरफ भागते हैं। इन सारे पुरस्कारों की मैंने कभी कल्पना नहीं की। पुरस्कार मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है और हमें ये लगता है कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो समाज में उपयोगी है, उसकी सार्थकता है, हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। लेकिन ना मिले तो भी अच्छी बात है, हमें कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हम जिस कार्य को कर रहे हैं, चाहे साहित्य का है, चाहे स्वैच्छिक रक्तदान का है, उसमें हम पुरस्कार लेने में उतना आनंद महसूस नहीं करते जितना दूसरे व्यक्तियों को पुरस्कार देने में आनंद अनुभव करते हैं। तो ये शायद इसी का परिणाम है कि हमने साहित्य में भी सरकार ने और साहित्य अकादमियों ने बहुत मान सम्मान और प्यार दिया, और स्वैच्छिक रक्तदान में भी हमें राज्यपाल महोदय ने कई बार सम्मानित किया। तो इस प्रकार से, और आजकल जो साहित्य का पुरस्कारों का सिलसिला चल रहा है वो बहुत अजीब है। उस साहित्यकारों में लेना देना और आपस में बांटना, और ये सारा कुछ बहुत पुरस्कार और सम्मान का बहुत विद्रुप रूप भी सामने आ रहा है आज की पीढ़ी के सामने। आप उसी बात पर आ गए जो मैं अगला प्रश्न पूछने वाला था, कि पैसों के बदले भी पुरस्कार बांटे जाते हैं। अब समय आ गया है, अब लेने वाला भी चाहता है किसी तरह से जुगाड़बाजी करके मुझे पुरस्कार मिल जाए। लेकिन एक बात है, जो ठीक पुरस्कार होगा वो ठीक तरीके से मिलेगा तो आदमी को सुख और संतोष स्थायी रूप से देगा, और इस तरह से जुगाड़ किया हुआ पुरस्कार आदमी को आत्म संतोष भी नहीं देगा और सुख भी नहीं देगा। कभी ऐसा हुआ आपके पास कोई आया हो कि हमें डोनेशन दे दो, हम सम्मानित करेंगे और पुरस्कार दे देंगे, ऐसी कोई घटना जीवन में घटी हो? ऐसा तो कभी आया नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी यार। अब इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं सरकार से, लोग बाग शायद मेरे पास आना की ज़रूरत भी ना समझे। वो जानते हैं कि भाई हम क्या पुरस्कार दे सकेंगे। नहीं सर, शुरुआती दिनों की अगर मैं बात करूं, उस समय उन दिनों इस तरह के पुरस्कार, जुगाड़ू पुरस्कार नहीं चलते थे। अच्छा। जिस समय हमें सरकार ने या सामाजिक संस्थाओं ने पुरस्कार दिया था, ये तो अब जाके इस दशक में जाके ये सारा जुगाड़ू पुरस्कार चले हैं, पहले नहीं होते थे। पहले सच्चे पुरस्कार मिलते थे, तब ऐसी स्थितियां नहीं थी। जी, पहला उपन्यास जब आप कंप्लीट कर चुके थे या अंतिम दौर में थे, उस समय क्या माइंड में ये चीज़ थी आपके कि मैं 200 पुस्तकें जो हैं लिख दूंगा? देखो, बहुत कुछ लिखा जा चुका है मेरे द्वारा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो लिखा जाने का मन है। अब भगवान कितना लिखवाएगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन अभी भी बहुत सारे विचार, पता नहीं क्यों इतने विचार दिमाग में आते हैं, उन सब को मैं लिख नहीं पाता। कई छोटे छोटे हेडिंग करके छोड़ देता हूँ कि कभी समय मिलेगा तो लिखूँगा। कई मित्रों को भी सुना देता हूँ, भाई आप लिखो इस पे, ये अच्छा विषय है, ये अच्छा कथानक है, आप इस पे सर्जन करो। तो इतना व्यापक संवेदनशील दिमाग है
रोज कोई ना कोई कहानी जन्म लेती है। अब लिखना संभव नहीं है क्योंकि शरीर भी थक जाता है, हाथ भी थक जाते हैं लिखते लिखते। आंखें दोनों थक गई, नई बनवा ली, ऑपरेशन करा लिया, हार्ट बदलवा लिए 3 बार, बाईपास करा लिए, लेकिन ये साहित्य और रक्तदान की ऊर्जा है जो मुझे जिंदा रखे हुए। तो दोस्तों, मोटिवेशन की जो कहानी है, जो जुनून होता है दिल में कि बाईपास भी हो गई, बीमारियां भी 36 हो गई, पर लिखना जारी है, तो जब अंदर से जो जील आती है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। जब तक अंदर से आग नहीं होगी तब तक कोई आदमी, कोई स्पीच, कोई गोली, कोई टोटका असर नहीं करेगा। एक आग अंदर होनी चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है जीवन में, अदरवाइज तो दुनिया बैठी हुई है। गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये ऊर्जा और आग है जो मनुष्य से कुछ ना कुछ नया करवाती है, अलग हटके कराती। सर, अब अंतिम दौर की ओर बढ़ते हुए मैं एक लास्ट प्रश्न लूंगा कि 76 वर्ष की उम्र है, अभी भी कोई इच्छा अधूरी रहती है क्या? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती जी। रक्तदान का तो साहित्य सर्जन ही चल रहा है, साहित्य में बहुत सारा काम बाकी है, और इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि रक्तदान भी इतना फैल जाए कि किसी आदमी को रक्त के अभाव में जीवन न खोना पड़े। इतनी जागृति आ जाए कि हमारा काम ये जागृति फैलाने का पूरा बंद हो जाए और लोग इतने जागृत हो जाए कि वो स्वेच्छा से रक्तदान करने लगे। जी दोस्तों, 1 यूनिट जो होता है रक्त का 3 लोगों की जान बचा सकता है। पहले भी ये संदेश हम देते आए हैं। सर, मैं चाहूंगा कि रक्तदान पर भी आप 2-4 लाइनें सुनाएं। रक्तदान की कविता लिखने में और पढ़ने में हमें सदैव अच्छा लगा है। जी। तो एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी। जी। उसका शीर्षक है 100% रक्तदान। राजपथ से कलवे की झोपड़ी तक, राजपथ से कलवे की झोपड़ी तक, महारानी से नौकरानी तक, रक्त की जरूरत पड़े, ब्लड बैंक में बैठा रक्त देव, ब्लड बैंक में बैठा रक्त देव प्रतीक्षा करे, भेदभाव से दूर, भेदभाव से दूर, जाति धर्म से परे, बिना चेहरा पहचाने मुस्कुराकर स्वागत करे, रोगी को रक्त दे, सपना नहीं हकीकत बन जाए, रक्तदान में स्वर्ग उतर आए, रक्तधाम ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में स्वर्ग उतर आए, अपनी बाजू फैलाए, रक्तदान करें और कराएं, अनमोल जीवन बचाएं, अनमोल जीवन बचाएं। बहुत खूब सर। तो दोस्तों, ये संदेश है, ना हिंदू मुस्लिम सिख, कभी भी धर्म देख करके रक्तदान नहीं किया जा सकता। अगर ए पॉजिटिव चाहिए तो ए पॉजिटिव ही लगेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। दुनिया चाहे चांद पे चली जाए, मंगल पे चली जाए, पर आज भी रक्त का विकल्प हमारे वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। ये वो अनमोल चीज है जो केवल मनुष्य के शरीर में ही बनती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और सर, आपने बहुत समय दिया, अपना कीमती समय आपने हमें दिया सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।